नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक जमीन पर पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उनको सत्ता में लाने वाले अब छिटक रहे थे। तो क्या राजनीतिक बिसात पर खड़ी गूंगी गुड़िया तत्कालीन राजनीति के चाणक्यों के सामने खड़ी रह पाएगी? क्या राजनीति का मकर जाल इस कमजोर सी दिखने वाली, कम बोलने वाली और डरी सी दुबकी सी औरत की राजनीतिक कब्रगाह नहीं बन जाएगा? क्या होगा क्या नहीं होगा सिर्फ समय जानता था। चलिए आज बताते हैं आपको एक कहानी जीजी विशा की, एक कहानी हिम्मत की और एक कहानी इंदिरा की। इस एपिसोड में सत्ता का संघर्ष, एपिसोड 5। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था, इंदिरा जी ने राष्ट्रपति से 1967 चुनावों की लोकसभा समय से पहले भंग करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री को यह शक्ति है कि वह ऐसा आवेदन करे, इसलिए राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 27 दिसंबर 1970 को सहमति दी। जो चुनाव 1967 के 5 साल बाद 1972 में होने थे, वह मार्च 1971 में हुए। इंदिरा जी ने जनता में घूम घूम कर अपने चुनावी वादों पर बात की। उन्होंने बताया कि उनको जनता के लिए योजनाओं से कैसे वरिष्ठ नेता और न्यायालय लागू नहीं करने दे रहे। यदि उनको जनता ने सत्ता दी तो वो कैसे इन वादों को पूरा करेगी। उधर आईएनसीओ ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ बीजेएस और आईएनसीआर के विरोधी कई अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया। गांधी की पार्टी को हराने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस आर उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमत हुई। विपक्ष ने नारा दिया, इंदिरा हटाओ। इंदिरा ने पलटवार किया, गरीबी हटाओ। जनता आंदोलित हो उठी थी। जनता ने इंदिरा जी के जुझारूपन को देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनको पार्टी से निकाला गया था, कैसे सर्वोच्च न्यायालय में राजाओं ने अपने पीरवी पर्स बचा लिए थे, कैसे इंदिरा जी की बैंक राष्ट्रीयकरण की कोशिशें न्यायालय ने परास्त कर दी थी। इसलिए जनता ने इंदिरा जी को 1971 के चुनावों में खुले दिल से समर्थन दिया। उधर आईएनसीओ ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ बीजेएस और आईएनसीआर के विरोधी कई अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया। वे गांधी की पार्टी को हराने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस आर उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने में सहमत हुए। इन चुनावों में लोकसभा की 521 सीटों में 352 पर इंदिरा कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस मात्र 16 सीटें जीत पाई। भारतीय जनसंघ, डीएमके, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, सीपीआई जैसी पार्टियों में से हर एक को 20 से 25 सीटों में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र पार्टी को मात्र 8 सीटें ही मिली। इस जबरदस्त जीत के बाद इंदिरा जी तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। आपको याद होगा कि पहली बार वो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद 1967 में चुनाव जीतने के बाद वह दूसरी प्रधानमंत्री बनी थी। और अब चूंकि उनके पास जबरदस्त जन समर्थन था, इसलिए उन्होंने जनता से किए अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए। उन्होंने भारत के संविधान में एक के बाद एक साल 2 साल ही कई संशोधन किए, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण संशोधन थे। संशोधन 24, 25, 26 और 29। इन संशोधनों से उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण, पीरवी पर्स निरस्त करने के बाद अपने वादों को पूरा किया। परंतु इधर उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली और उधर एक और समस्या खड़ी हो गई। यह समस्या पड़ोस से उपजी थी। पाकिस्तान में जनरल याया खान ने 1970 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुनावों की घोषणा की थी।
उन्हें अंदेशा नहीं था कि ऐसा होगा, पर पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश है, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग को 99% सीटें मिल गई। यह दरअसल इस कारण से हुआ क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा बना दिया था और सारी जनता को इसको जानना आवश्यक बना दिया था। यह नियम पूर्वी पाकिस्तान में भी लागू हुआ, पर पूर्वी पाकिस्तान तो बंगला बहुल हिस्सा था। वहां एक समूह बंगला साहित्य और संस्कृति की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी जमी हुई थी। वहां इस निर्णय का बहुत गहरा विरोध हुआ। विरोध इतना हुआ कि पाकिस्तान ने इसको कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया। दबाने की कोशिशें बढ़ती गई और बांग्ला आंदोलन और भड़कता गया। इसी विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग को चुनावों में इतना समर्थन मिल गया कि वह नेशनल असेंबली में भी सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी बन गई और सत्ता की दावेदार भी हो गई। पर यह स्वीकार करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। वो कैसे पूर्वी पाकिस्तान को सरकार बनाने देता? जनरल याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने आवामी लीग को सरकार नहीं बनाने दी। पूर्वी पाकिस्तान भड़क उठा। एक तरफ तो उसकी भाषा और संस्कृति को दबाया जा रहा था और अब राजनीतिक अधिकार भी उससे छीन लिए जा रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों से आजादी का उनके लिए क्या मायने रह गया था? उस पर पाकिस्तान ने एक कदम और उठा लिया। पूर्वी बांग्लादेश में विरोध को दबाने के लिए याया खान ने पाकिस्तानी सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में उतार दिया। यह कार्रवाई हुई 25 मार्च 1971 को। सेना ने वहां पहुंचते ही ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन हिंसा की हर सीमा लांघ गया। बांग्ला समर्थकों को निर्दयता के साथ कत्लेआम किया गया, उनका रेप किया गया और बर्बरता की हर सीमा पार की गई। ऐसे में लाखों की संख्या में बांग्ला समर्थक भारत में शरण लेने के लिए आने लगे। स्थिति भयावह हो गई। रिफ्यूजी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। यह भारत में संसाधनों पर तो भारी ही था, सुरक्षा का भी प्रश्न था। इस बीच इन शरणार्थियों ने कलकत्ता से निष्कासित सरकार चलानी शुरू करी और मुक्ति बहिनी के रूप में संगठित होकर पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी। इंदिरा जी जानती थी कि समस्या जल्द दूर करनी होगी। उन्होंने अमेरिका को समझाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी ने जुलाई 1971 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया और उनसे कहा कि वह राष्ट्रपति निक्सन से कहें कि वह शेख मुजीब को सत्ता सौंपने के लिए याया खान पर दबाव डालें। उन्होंने स्वयं भी अमेरिका दौरा किया और इस दौरे में राष्ट्रपति निक्सन से मिली, पर संभवतः अमेरिका के हित कहीं और थे। वह पाकिस्तान पर उस तरह दबाव डालने के मूड में नहीं था जैसा कि उस समय बहुत आवश्यक था। अमेरिका के इस बर्ताव से पाकिस्तान को अपने इरादों में शह मिल रही थी। इस पर इंदिरा जी ने यूरोप के कई देशों को इस समस्या से अवगत कराया और भारत के पक्ष और दिक्कतों को समझाने का प्रयास किया, परंतु अंतिम निर्णय तो भारत को ही लेना था। और अंततः फिर इंदिरा जी ने रूस का दौरा किया और उसके साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया। अब जबकि रूस उनके साथ था तो इंदिरा जी संतुष्ट थी और उन्होंने अंतिम चाल चलने का निर्णय किया। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:35 में पाकिस्तान वायुसेना ने आगरा सहित 8 भारतीय हवाई क्षेत्रों पर आश्चर्यजनक हमले शुरू कर दिए, जो सीमा से 480 किलोमीटर यानी कि 300 मील दूर थे। हमले के समय ताजमहल को बहुत सारी टहनियों और पत्तियों से ढक दिया गया और टाट से लपेट दिया गया, क्योंकि इसका संगमरमर चांद की रोशनी में एक सफेद बत्ती की तरह चमक रहा था। अब बारी भारत की थी। भारत इसके लिए अनुभवी और जाबाज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में तैयार था। भारत ने युद्ध घोषित कर दिया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ था, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, भारत ने पाकिस्तान को हराकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया।
केवल 13 दिनों के भीतर भारत ने युद्ध समाप्त कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इस विजय के बाद इंदिरा जी का कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा हो गया। उनकी बराबरी का कोई भी नेता नजर नहीं आता था और उन्होंने भी निर्णायक और महत्वपूर्ण फैसले लेने जारी रखे। 1974 में भारत ने पोखरान के पास राजस्थान के रेगिस्तान में अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया। 1973 में सिक्किम साम्राज्य में शाही विरोधी दंगे हुए। 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाने के लिए भारतीय संसद में अपील की। उसी वर्ष अप्रैल में भारतीय सेना ने गंगटोक शहर पर अधिकार कर लिया और चौग्याल के महल के रक्षकों को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात एक जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना दिया गया। पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य को 1970 में उस समय की सीमाओं के भीतर कई राज्यों में विभाजित किया गया था, जो तब असम था। 1963 में नागा हिल्स जिला नागालैंड के नाम से भारत का 16वां राज्य बना और 1970 में मेघालय पठार के खासी, जयंतिया और गारो लोगों की मांगों के जवाब में खासी पहाड़ियों, जयंतिया पहाड़ियों और गारा पहाड़ियों को शामिल करने वाले जिलों को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में गठित किया गया था। 1972 में यह मेघालय के नाम से एक अलग राज्य बन गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी और मिजोरम दक्षिण में मिजो पहाड़ियों से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में असम से अलग कर दिया गया। दोनों 1986 में राज्य बने। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की जनसंख्या 500 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई थी, लेकिन इसके लंबे समय से चले आ रहे खाद्य संकट को हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादकता में काफी सुधार के साथ हल किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के तहत सरकार ने दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जो बहुत बढ़ गया और पूरे भारत में पशुधन के पालन में सुधार हुआ। इसने भारत को 2 दशकों में खाद्य आयात को समाप्त करते हुए अपनी स्वयं की आबादी को खिलाने में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया। लेकिन एक के बाद एक 2 युद्धों 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया था। करोड़ों की संख्या में शरणार्थियों के लिए भोजन की आवश्यकता ने भारत के संसाधनों को निचोड़ सा दिया था। भ्रष्टाचार सरकार की जड़ों को खोखला कर रहा था। इस बीच लगातार 2 साल 1972 और 1973 मानसून नहीं आया, जिससे अन्न के पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनकी कीमतें आसमान छूने लगी, जैसे बिजली उत्पादन में भी बहुत गिरावट आई। इन दोनों वजहों से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। जब डिमांड ही नहीं थी तो उत्पादन क्यों और कैसे होता? यदि उत्पादन नहीं होता तो नौकरियां कौन और कैसे देता? नतीजा हुआ बेरोजगारी। बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने समाज में उथल पुथल मचा दी थी। वैसे भी गरीबी हटाओ की उम्मीदें अभी पूरी नहीं हुई थी और समाज में एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी। ऐसे में 1974 में गुजरात में आवश्यक चीजों की कीमतों की अचानक बढ़ने के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। 10 सप्ताह तक हालात बहुत खराब हो गए। आंदोलनकारी एमएलए के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पुलिस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही थी। लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा था और अंततः केंद्र सरकार ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पर इस समय मार्च 1975 में मोरारजी देसाई ने एक आमरण अनशन कर दिया। इंदिरा जी ने विधानसभा भंग कर दी और नए चुनाव गुजरात में घोषित कर दिए।
गुजरात आंदोलन से प्रेरित हो बिहार से भी विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसकी अगुवाई कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। आंदोलन ने जल्द उग्र रूप ले लिया। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, परंतु फिर जल्द ही आंदोलन की आग कम होनी शुरू हुई। विद्यार्थी कक्षाओं में लौटने लगे। इंदिरा जी ने जेपी आंदोलन को गैर संवैधानिक कहते हुए उनको चुनावों के मुद्दों को निपटने की चुनौती दी। जेपी को लगा कि शायद मुद्दा चुनावों के माध्यम से सुलझेगा, पर इसी समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना में इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन आधारों पर निरस्त कर दिया कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से चुनाव को जीता था। इसका मतलब ये अब 6 वर्षों नहीं लड़ सकती थी। इंदिरा जी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा जी को फैसला आने तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने को कहा, पर वह सदन में वोट नहीं कर सकती थी। इसी बीच गुजरात के चुनावों के नतीजे आ गए। वहां जनता फ्रंट ने 82 सीटें जीती और कांग्रेस को मात्र 75 सीटें मिली। जेपी आंदोलन इस सफलता से फिर भड़क उठा। जेपी इंदिरा जी पर आरोप लगा रहे थे कि वह भ्रष्ट तरीके से प्रधानमंत्री पद पर बैठी हैं। 25 जून को उन्होंने ये आह्वान किया कि भारत भर में 1 हफ्ते का आंदोलन चलेगा, जिसमें इंदिरा जी को सिविल डिसओबीडियंस के माध्यम से इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाएगा। 29 जून को प्रधानमंत्री आवास पर लाखों लोग घेराव करेंगे। जेपी ने यह भी आह्वान कर दिया कि सेना, पुलिस और सरकारी अधिकारी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक आदेशों को मानने से इनकार कर दें। यह आह्वान अंतिम दिन का साबित हुआ और इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा दिया। कानून और व्यवस्था के टूटने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को अपना प्राथमिक कारण बताते हुए इंदिरा गांधी ने कई नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव स्थगित कर दिए। भारतीय राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया और लगभग 1000 विपक्षी राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया और अनिवार्य जन्म नियंत्रण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। हड़तालों और सार्वजनिक विरोधों को सभी रूपों में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन सरकार के कई अंगों और कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और निरंकुश आचरण के आरोप लगे थे। पुलिस अधिकारियों पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। इंदिरा के बेटे और राजनीतिक सलाहकार संजय गांधी पर घोर ज्यादती करने का आरोप लगाया गया। संजय पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पुरुषों की जबरन नसबंदी कराने का आरोप लगाया गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की पहल के एक हिस्से के रूप में और तुर्कमेन गेट के पास दिल्ली में झुग्गियों के विध्वंस के लिए, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई अन्य विस्थापित हुए। खैर, इंदिरा गांधी जानती थी कि इमरजेंसी हमेशा नहीं लगी रह सकती। विदेशों में भी भारत की आलोचना हो रही थी। यहाँ तक कि पड़ोस में पाकिस्तान में भी चुनावों की संभावना बन रही थी। भारत में इमरजेंसी और पाकिस्तान में लोकतंत्र, यह तो इंदिरा जी के लिए भी असहनीय था। चुनाव तो होने थे, प्रश्न था कब होंगे। 1976 नवंबर में लोकसभा को 1 साल के बढ़ाया जा चुका था। जोड़ चुनाव की अगली तारीख 1978 को शुरुआत में होनी थी। इंदिरा जी के करीब वो लोग जो इमरजेंसी में भी उनके साथ थे, उन्होंने इंदिरा जी को जल्दबाजी ना करने को कहा और कहा कि वह धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़े। उनमें से कई का मानना था कि इंदिरा जी की जान को भी खतरा है। चीफ RN काओ ने भी खतरे की संभावना जताई थी। संजय गांधी तो जल्द चुनाव ही नहीं चाहते थे, पर इंदिरा जी अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। इंदिरा ने 18 जनवरी 1977 को चुनावों की घोषणा कर दी। चुनाव 19 मार्च को होंगे।
इस घोषणा के साथ साथ सारे प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी जेलों से मुक्त कर दिया गया। देश भौचक था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, पर घोषणा तो हो चुकी थी। धीरे धीरे लोगों ने घोषणा के महत्व को समझा, डर दूर हुआ और राजनीति ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। और इसके साथ शुरू हुआ भारत की राजनीति का संभवतः सबसे उतार चढ़ाव, षड्यंत्रों, साजिशों, उठापटकों, खींचतान का मौसम। क्या हुआ इसमें जानेंगे हम अगले एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा सत्ता का संघर्ष एपिसोड 6। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब कभी भी हम इसमें नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आप अपने प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगी। और इसी के साथ मैं सुप्रभा आपसे विदा लेती हूँ और सत्ता के संघर्ष में एपिसोड 6 में हम इसी चैनल पर मिलेंगे जिसका नाम है जिंदगी अनकट।